धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो 14 से 18 अपन ने पढ़ाई था, समता से रिलेटेड है, समता के अधिकार आते हैं इसमें। 19 से 22 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं इसमें, स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। 23 से जो 24 है ये अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आते हैं इसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये बचा कौन सा? डी, यानी कि आर्टिकल 25 से 30 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों के कृपाण धारण और रखने का अधिकार, राज्य का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार। तो इसको अपन को ठीक से समझना होगा। तो इसमें धर्म प्रचार जो आर्टिकल 25 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता में है, वैसे तो 25 से 30 तक है अपने, ठीक है, 25 से 30 नहीं है, सॉरी, 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने पास में। तो उसमें धर्म प्रचार करने का, उसका आचरण करने का अधिकार अपने पास में है। ठीक है, आचरण का, प्रचार का, ये सब अधिकार हैं। सिखों को कृपाण धारण करने का और रखने का अधिकार भी उसमें आ जाता है कि ये उसमें आचरण करने में आ जाएगा। राज्यों का समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार, यानी कि समाज सुधार के लिए राज्य जो है वो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, राज्य जो है वो समाज सुधार के लिए विधि बना सकता है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन करने का, ये देखो ये इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि धर्म को मानने का आपको अधिकार है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, लेकिन किसको फोर्सफुली जो है वो धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। ये कोई भी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता में नहीं आता है। प्रचार किया जा सकता है, आचरण करने की छूट है, तो इसका आंसर होगा ए, कि इसके अंदर प्रचार की छूट है, कृपाण धारण कर सकते हैं, यानी कि ये आचरण में आ गया। ठीक है, ये मानने में आ गया, प्रचार आ गया, आचरण आ गया, और समाज सुधारक विधि निर्माण कर सकता है राज्य। लेकिन धार्मिक निकाय के लोगों का इसमें धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता, धर्म परिवर्तन करवाना धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये अपन ने अभी भी पढ़ा था कि जो आर्टिकल 25 है वो अपन को धर्म को जो है वो आचरण करने की, मानने की और प्रचार करने की जो है वो अपने को क्या देता है? आर्टिकल 25 स्वतंत्रता देता है। तो ये अपनी धार्मिक स्वतंत्रता में आता है, तो आर्टिकल 25 में कृपाण धारण करना भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो अभी अपन ने बात की थी कि ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये अपने पास में प्रतिबंधों के साथ में है, पूर्ण अधिकार नहीं है ये। तो स्वास्थ्य के आधार पर क्या इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सदाचार के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर, या धार्मिक लोगों का परिवर्तन करवाने का अधिकार? तो इसका जो आंसर होगा वो 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, कि स्वास्थ्य के आधार पर लगाया जा सकता है, कि जैसे कोरोना था, ठीक है, तो कोरोना में कोई ये बोल दे कि हमें तो मंदिर जाना है, हम तो भाई हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हमें पूरा उठाना है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस टाइम हेल्थ इमरजेंसी चल रही थी। तो स्वास्थ्य के आधार पर जो है वो नहीं जाने दिया गया लोगों को मंदिर। ठीक है, मंदिर मस्जिद जो भी है नहीं जा सकते। फिर आता है सदाचार के आधार पर, सदाचार के आधार पर भी गवर्नमेंट जो है वो अपने जो धार्मिक अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित कर सकती है। तीसरा है लोक व्यवस्था के आधार पर, कि अगर कोई लोक व्यवस्था का कोई अगर विषय होता है, जैसे मान लीजिए कोई चाहे कि विशेष धर्म की कोई रैली निकालना चाहते हैं और वहां उस रैली की वजह से जो है वो ट्रैफिक की दिक्कत होती है या आम जन को कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए उसको मना किया जा सकता है, क्योंकि लोक व्यवस्था के आधार पर संविधान में कहा गया है कि धार्मिक व्यवस्था को, जो धार्मिक अधिकार हैं आपके, उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये 3 जो है ये पूछ लेता है, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी स्वास्थ्य दे देते हैं, कभी सदाचार, लोक व्यवस्था है, तो इनमें से एक मिलेगा, या सबका पूछ के पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है? यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अल्पसंख्यक की पहली बात तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही प्रकार के अल्पसंख्यक बताए गए हैं। एक तो जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जिनकी एक ही भाषा के लोग कम हो, और एक है धार्मिक माइनॉरिटीज।
ठीक है, 2 प्रकार के जो हैं वो अल्पसंख्यक अपने संविधान में बताए गए हैं। और इसमें भी धार्मिक अपन माइनॉरिटीज हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज या धार्मिक अल्पसंख्यक किनको मानेंगे, तो ये संविधान में कहीं वर्णित नहीं किया गया। ये एक नेशनल माइनॉरिटीज एक्ट बना था 1992 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो है वो 6 प्रकार के धार्मिक अल्पसंख्यक बताए गए हैं, ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यक बताए गए हैं। तो ये 6 कौन कौन से हैं, इनको भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो 6 कौन कौन से हैं, एक तो है सिख, एक आ जाता है जैन, एक आ जाता है मुस्लिम, 3 तो ये हुए, एक है बौद्ध, 4 हो गए, सिख, जैन, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई और पारसी, ईसाई और पारसी। तो ये जो 6 समुदाय हैं केवल यही माइनॉरिटीज में आते हैं, इसके अलावा कोई धर्म है या कोई जाति के लोग हैं वो माइनॉरिटीज में नहीं आते हैं। तो ये जो अल्पसंख्यक बताए गए हैं, ये अपने अल्पसंख्यक बताए गए हैं, इनको अपने संरक्षण का अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और संचालन का जो अधिकार है वो 29 और 30 में दिया गया है। और इसको अपन संस्कृति का और शैक्षणिक अधिकार बोलते हैं, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार देते हैं। अब ये कह रहा है कि शिक्षण संस्थान कौन से आर्टिकल के अंडर में करते हैं। तो वैसे तो अपन ने पढ़ा था कि 29 और 30 दोनों ही जो है वो सांस्कृतिक और शिक्षक से संबंधित है। तो इस ये जो आर्टिकल 29 है ये तो है संस्कृति को संरक्षण करने से संबंधित। संस्कृति का मतलब हो गया कि ये अपनी भाषा को, लिपि को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, भाषा को, लिपि को और कल्चर को। लेकिन इसके अंदर ये जो है वो केवल माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, सभी नागरिकों के लिए, माइनॉरिटीज प्लस जो सारे जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जिसमें बहुसंख्यक समुदाय भी है। जैसे हिंदू है वो माइनॉरिटीज में नहीं आते, तो उनको क्या अपनी भाषा का, लिपि संरक्षण करने का अधिकार नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, 29 में सबको अधिकार है, चाहे वो माइनॉरिटी है या नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल 30 जो है वो थोड़ा सा अलग है। आर्टिकल 30 के अंदर ओनली माइनॉरिटीज के लिए संरक्षण की बात की गई है, ओनली माइनॉरिटीज के लिए। एक तो ये ध्यान में रखना है कि अकेले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जो है वो शिक्षण संस्थानों की बात या उनकी शिक्षण मतलब शिक्षा के संरक्षण की बात कहाँ की गई है, तो वो आर्टिकल 30 में की गई है। और यही अपना क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मौलिक है ये, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर मतलब ये यहाँ पे किसे होता, किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। तो मैंने ये कल भी बताया था बहुत बार कि जो अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर में, ये जो है इसको जो है वो संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्योंकि ये एक आर्टिकल के बेस पे अपने सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो है वो सुरक्षा होती है। इसके बेस पे ही अपन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर अपने जो है वो अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो इसको जो है वो अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा था संविधान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि भी संवैधानिक अधिकारों का, तो आपात स्थिति की घोषणा में, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, सैनिक विधि का मतलब हो गया मार्शल लॉ जो लगता है आर्मी के अंदर, मार्शल लॉ जब लग जाए तब। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। कल भी अपन ने पढ़ा था कि क्या मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। और कब कब हो सकता है, तो अपन ने बताया था कि राष्ट्रपति कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं का मतलब हो गया कि आपात की स्थिति में हो सकता है। और या फिर सेना के जो सदस्य हैं उनके संबंध में क्या होता है कि कई फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको इवैल्यूएट किया जा सकता है। सेना के जो होते हैं उनके अपने जो अलग से जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वहाँ पे वो चलते हैं, ठीक है, इसलिए उनका फंडामेंटल राइट्स को भी छीना जा सकता है या मतलब हटाया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। और सैनिक विधि लागू हो तब भी ऐसा हो सकता है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित नहीं आएगा, इसके अंदर प्रवर्तित आएगा, ठीक है, प्रवर्तित का मतलब है कि अपन ने कल पढ़ा था ना कि क्या मौलिक अधिकार प्रवर्तन के योग्य हैं या नहीं है, यानी कि उनको कोर्ट में लेके उनके लिए अपन कोर्ट में जा सकते हैं,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये तो अपन को सीधा ही आंसर मिल गया कि इसका आंसर बी होगा। मौलिक अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तनीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, किसे न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो डिक्री, अध्यादेश, रिट या अधिसूचना। तो इसका आंसर होगा सी। जब भी मतलब फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन होता है, जब हम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि आर्टिकल 32 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो जब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो जो है वो कोर्ट रिट जारी करती है। ठीक है, रिट जारी करती है। और ये रिट जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी बता देती हूँ मैं कि 5 रिट जो है वो जारी कर सकता है। और रिट जो है वो अभी तक केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं, जो लोअर कोर्ट्स है वो जारी नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली अभी यही कर सकते हैं। हाँ, अगर संसद चाहे तो ये अधिकार जो है वो रिट जारी करने का निचली अदालतों को भी मिल सकता है, यानी लोअर कोर्ट को भी मिल सकता है। ठीक है, निचली अदालतों को भी दे सकती है, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है वो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकती हैं। ठीक है, और इनको अपन आगे अच्छे से और पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा उसमें। इतने ही क्वेश्चन थे आज की जो अपनी स्लाइड थी उसमें कि, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। उसका आंसर जो होगा वो सी होगा कि जो रिट है वो न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी कमी लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना। अपन नेक्स्ट स्लाइड में इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन करके फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है उसको खत्म कर देंगे। बाकी अगर इसको और डिटेल से समझना हो तो इसको फिर अपन को पूरे टॉपिक के ऊपर इसकी वीडियो बनानी होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है। इसको अगर अपन अच्छे से समझे तो कम से कम ये 2 से 2.5 घंटे का टॉपिक है, ताकि अपन जितने भी केस हैं फंडामेंटल से रिलेटेड और एक एक फंडामेंटल राइट जो है उसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं फिर। ठीक है, अभी अपन क्या है, रिविजन कर रहे हैं इनका थ्रू। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एक क्वेश्चन है उसके थ्रू अपने 3 से 4 जो टॉपिक है वो डिस्कस हो जाए, या 3 से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस। एंड आगे भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल।